नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में अब कभी नहीं लगेगा सैन्य शासन। पाकिस्तानी सेना का बड़ा दावा, इमरान खान पर भी साधा निशाना। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सेना का आतंकियों पर फिर बड़ा प्रहार, 4 आतंकवादी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में चीन बना रहा कोरोना से भी घातक जैविक हथियार और इन वायरसों से जनित रोगों का कोई इलाज या वैक्सीन नहीं। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान का किया दौरा और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी, नई सरकार को दी बधाई, आतंकवाद पर कही ये बड़ी बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में अब कभी नहीं लगेगा सैन्य शासन, पीएके सेना का बड़ा दावा, इमरान पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सेना ने गुरुवार को आखिरकार इमरान खान के खिलाफ मुंह खोल ही दिया। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इमरान खान की साजिश चिट्ठी के दावे में साजिश शब्द का कहीं जिक्र नहीं था। प्रवक्ता ने कहा कि सत्ता छोड़ने की शर्तों के साथ पाकिस्तानी सेना ने नहीं, बल्कि इमरान खान ने खुद ही पाकिस्तानी सेना से संपर्क किया था। सेना के प्रवक्ता ने कहा, यह भी दावा किया कि पाकिस्तान में अब कभी सेना का शासन नहीं लगेगा। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने इमरान खान के हर एक आरोप का जवाब दिया और उनकी पोल खोल दी। सेना ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कथित अमेरिकी चिट्ठी की बात में साजिश वाली कोई बात नहीं थी। सेना ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के उस दावे को बेबुनियाद बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान को पद छोड़ने के विकल्पों के साथ पाकिस्तान सेना ने उनसे संपर्क साधा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना का आतंकियों पर फिर से बड़ा प्रहार, 4 आतंकी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के शोपिया के जौनपुरा इलाके में बाड़ी गांव में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसके बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पहले 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। ताजा अपडेट के मुताबिक अब तक कुल 4 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शोपिया के जौनपुरा इलाके के बड़ी गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने उन पर गोलीबारी कर दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में चीन बना रहा है कोरोना से भी घातक जैविक हथियार और वायरस से जनित रोगों का कोई इलाज या वैक्सीन नहीं। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन कोविड की ही तर्ज पर पाकिस्तान में ऐसे रोग जनित वायरस तैयार कर रहा है जिससे बड़े पैमाने पर मानवता ही खत्म हो जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के सत्तारूढ़ दल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जैविक हथियार बनने की साजिश पाकिस्तान में व्यापक स्तर पर रची जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान का किया दौरा, अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि हिंद प्रशांत कमान अमेरिकी सशस्त्र बलों की एकीकृत लड़ाकू कमान है और इस कमान और भारतीय सेना के बीच साझेदारी के तहत व्यापक सैन्य अभ्यास व प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट किया कि अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने हवाई स्थित कमान मुख्यालय के दौरे पर राजनाथ सिंह का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी में अहम प्रगति पर संतोष जताया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी, नई सरकार की दी बधाई और आतंकवाद पर कही ये बड़ी बात। जहां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर नई सरकार की बधाई दी है। और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ को यह पत्र उनके प्रधानमंत्री के पदभार संभालने के बाद भेजा है। सरकार के उच्च सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को भेजी चिट्ठी में उन्हें मुबारकबाद के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी प्रेरित किया है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने इस पत्र में शहबाज शरीफ के लिए अपने ट्वीट के ही तर्ज पर शुभकामनाओं के अलावा उनसे बातचीत के लिए आतंक मुक्त वातावरण बनाने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत भी बातचीत और मिलकर गरीबी समेत अन्य समस्याओं से निपटान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को खुद अपने शपथ ग्रहण में भी बुलाया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हमलों से निपटेगी सुरक्षा एजेंसियां, घाटी में लौटी सामान्य स्थिति। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में सामान्य स्थिति लौट आई है। लोग खूबसूरत जगह की यात्रा करना चाहते हैं, साथ ही साथ देश के लिए भी ये बहुत
अद्भुत चीज है। पिछले 2 हफ्तों में कश्मीर में नागरिकों पर हमले में तेजी आई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गन्ना किसानों को लेकर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, जाने कितना भुगतान करने जा रही है यूपी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की नवगठित योगी सरकार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का अपना लक्ष्य पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 100 दिनों में किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर ध्यान केंद्रित करने को सरकार की प्राथमिकता बताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार ने अपनी चुनावी वादों के मुताबिक गन्ना किसानों का 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने के लक्ष्य तय किया है और इसके तहत मुख्यमंत्री ने संबंध विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले 100 दिनों में गन्ना किसानों को 8,000 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान के साथ आगामी 6 महीने में 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब मई की शुरुआत में बंगाल आएंगे अमित शाह, भाजपा नेता करेंगे राष्ट्रपति शासन की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मई की शुरुआत में राज्य को दौरा करेंगे और सूत्र के मुताबिक बंगाल भाजपा इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं करना चाहती है क्योंकि दौरा 2 बार स्थगित किया जा चुका है। अमित शाह का राज्य में 4 जगहों पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा जिसमें वो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि प्रदेश के नेता सबसे पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। बता दें कि इससे पहले जनवरी में अमित शाह की कोलकाता और सिलीगुड़ी में 2 संगठनात्मक बैठकें करने की बात थी, लेकिन उस समय राज्य में अधिक कोरोना संक्रमण होने के कारण ये दौरा रद्द कर दिया गया था। बाद में तय किया गया कि बंगला नव वर्ष के बाद 16 व 17 अप्रैल को अमित शाह राज्य का दौरा करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आदिवासी मुद्दों पर होगी जनसभाएं, 2023 विधानसभा चुनाव में बीटीपी और कांग्रेस से निपटने की रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के दौरे पर आ सकते हैं। राजस्थान में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी प्रदेश में चुनावी मोड पर आ चुकी है। अब पार्टी का पूरा फोकस उन जिलों और विधानसभा सीटों पर आ गया है जहां पिछले चुनाव में पार्टी को सीटें गंवानी पड़ी थी। राजस्थान बीजेपी ने अमित शाह से राजस्थान में प्रवास के लिए समय मांगा है। माना जा रहा है कि अप्रैल आखिर में या मई की शुरुआत में शाह राजस्थान दौरे पर आ सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बनारस में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई और कांग्रेस पर किया करारा प्रहार। जहां दोस्तों बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बनारस पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाबा साहेब को चुनाव में हराने वालों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की बात पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित गोष्ठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सपा पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने चुनाव के दौरान बुलडोजर को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने बुलडोजर पर चढ़कर कमल के बटन को दबाकर विधानसभा चुनाव में सपा को जवाब दिया है। देश और प्रदेश दोनों में विकास के पथ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सावधान, भारत में फिर लौट रहा है कोरोना। नोएडा, मुंबई, दिल्ली में बढ़े केस, सी वेरिएंट पर डॉक्टरों ने दी चेतावनी। जहां दोस्तों दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं जिससे स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले लगभग 2 साल में लगातार कोविड-19 के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। लगातार केस बढ़ने से भारत में भी चौथी लहर आने का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1007 मामले सामने आए हैं और इससे भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,058 हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समंदर का सीना चीरकर दुश्मन को करेगी खाक, लॉन्च होने है भारत की लेटेस्ट सबमरीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समुद्री सरहदों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना हमेशा तैनात रहती है ताकि दुश्मन देशों की चालों को बेकार किया जा सके और इसी को रोकने के लिए 15 अप्रैल 2022 को मुंबई में मझगांव डॉक्स पर भारतीय नौसेना के लिए नई पनडुब्बी लॉन्च की जाएगी और इसकी लॉन्चिंग प्रोजेक्ट 75 के तहत की जा रही है। इस घातक पनडुब्बी का नाम INS वागशीर है। ये एक स्कॉर्पियन यान कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन है और ये बेहद आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणालियों से लैस है और इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत अभी तक 5 आधुनिक पनडुब्बी भारत की रक्षा की तैनाती में लगा दी गई है और अब इस प्रोजेक्ट की आखिरी पनडुब्बी INS वागशीर को लॉन्च किया जाएगा। दुश्मन के लिए कहर बनने वाले ये सबमरीन का फिलहाल 1 साल तक समुद्री परीक्षण होगा और उसके बाद सबमरीन को भारतीय नौसेना में कमीशन कर लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर।